start once again. Now that you can see and hear, we have already seen in the previous class the characteristics of chemical reactions, where these characteristics like evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state, ये सारा कुछ होता है. और जरूरी नहीं कि एक केमिकल रिएक्शन में एक ही हो, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. हमने देखा कुछ केमिकल रिएक्शंस में एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, राइट. सो मल्टीपल थिंग्स हो सकते हैं. Then after that we saw a little bit of chemical reactions, जिसमें हमने देखा कि chemical reaction आखिर होता क्या है, right? Where we finally saw कि it's a method, right? Last class की बात कर रहा हूँ ना. It's a method of representing a chemical reactions with the help of symbols and formula of the substance involved in the reactions. और फिर हमने बोला कि अगर मैं इसको इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिख दूं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन. और इसी में जब मैं जिंक के बदले जिंक का फॉर्मूला लिख दूं या सिंबल रख दूं, राइट. जनरली एलिमेंट का सिंबल होता है और कंपाउंड का फॉर्मूला होता है. जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला, जिंक सल्फेट का ये फॉर्मूला एंड सो ऑन. जब भी मैंने फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दिया तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. नाउ केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आई टोल्ड यू शुड नो द वैलेंसीज ऑफ वेरियस थिंग्स, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी. I believe by now you are aware of these ions, positive ions or negative ions के valences, negative radicals के valences, and you know how to write the chemical formulas. आज हम लोग बात करेंगे कि अगर तुम्हें ये सारी बातें आती है, right? Once you are aware कि chemical formula कैसे लिखा जाता है, once you are aware कि chemical equation क्या है, then we need to take care of two things in a chemical reaction. एक, it should satisfy the law of conservation of mass. In this particular case मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक होऊंगा, law of conservation of atoms, राइट. यहाँ पे मास का मतलब मेरा एटम्स है, राइट. तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, इट शुड फर्स्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद करो क्या बोलता था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में जो मासेस हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, राइट. अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है टू गिव वाटर, राइट. तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2. तो अगर मैं इनको मेजर करूं, राइट, बोथ इन टर्म्स ऑफ मास एज वेल एज टाइप, जैसे मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ लेट्स से x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया, राइट, और y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो जो वाटर बनेगा दैट शुड बी x प्लस y ग्राम. दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बट मैं बोल रहा हूँ इससे भी इंपॉर्टेंट इस केस में हमारे लिए हो जाएगा कि जितने हाइड्रोजन के एटम्स और जितने ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, तो रिएक्टेंट साइड में, सॉरी, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए और ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो हमारा इक्वेशन सही नहीं है. इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट. सो वी शुड नो बोथ कि मास जो है वो कंजर्व होना चाहिए, बट हमें ये पता है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व हो गया तो मास भी कंजर्व हो जाएगा ऑब्वियसली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड नंबर, राइट. ये नहीं कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है और इधर आते आते 4 ऑक्सीजन एटम बन गया, ऐसा नहीं हो सकता. दिस कैन बी रिएक्शन, राइट. तो अगर 4 हाइड्रोजन एटम है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम ही होना चाहिए. वी विल सी मोर अबाउट दिस इन अ व्हाइल. तो ये हमारा पहला टारगेट. दूसरा हमारा टारगेट है कि हमारा जो रिएक्शन है इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, यानी कि इसमें रिएक्शन में हमें कुछ कुछ बातें रिएक्शन देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये चीज इसमें हो रहा है, राइट. अब इस इंफॉर्मेशन हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जब हम लोग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उस चीज को भी समझेंगे. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा टू satisfy the law of conservation of mass. जिसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे 2 चीजें. एक कि what are balanced या what are unbalanced equation, and then how to balance them.
ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस क्या होता है। सो लेट मी स्टार्ट विद द एग्जांपल दैट आई वाज टेकिंग। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में मॉलिक्यूल की तरह रहता है, तो केमिकल इक्वेशन में हमेशा मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि H2 will react with ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 and it will give water molecule. This is the reaction. Now let me write down कि number of hydrogen atoms कितने हैं, and let me also write down कि number of oxygen atoms कितने हैं. I am going to write down the data for both the reactant side as well as the product side. तो मैं यहाँ पे reactant के लिए भी लिखूंगा और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी लिखूंगा। तो सिंपल काउंट करते देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। और अगर तुम ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम ही। नाउ इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट इज H2O। H2O का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है, राइट। एक ऑक्सीजन है और इनके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड। दिस इज व्हाट इट मींस। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो 2 है, so नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 1 ही है। नाउ यू शुड सी अ प्रॉब्लम, राइट। द प्रॉब्लम क्लियरली इज कि नेचर में ऐसा नहीं हो सकता कि जब रिएक्ट हो रहा था तो 2 हाइड्रोजन था और 2 ऑक्सीजन था, और जब प्रोडक्ट बना तो उसमें से एक ऑक्सीजन गायब हो गया। दिस कैन नॉट हैपन, राइट। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं, नेचर में ऐसा दिखेगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। बट वी एट द सेम टाइम वी नो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है, दैट वी नो, उसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर क्या होता होगा? तो बिफोर वी गो देयर वी शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे जब इक्वेशंस होते हैं इनको कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच टाइप मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं मिसमैच। जैसे इस केस में जो मिसमैच है वो ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ठीक है बट ऑक्सीजन में मिसमैच। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सी कि अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और फिर बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं हाइड्रोजन reacts with oxygen to give water. Now clearly हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम था। Now what we cannot do and should not do, understand this. You cannot write this कि अच्छा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो चलो यहाँ पे 2 लगा देते। By doing this what you are saying is कि रिएक्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में पानी है ही नहीं। this is a different molecule, we cannot change the molecule, we cannot change the compound। ये जो कंपाउंड है वाटर, ये वाटर ही रहेगा। जैसे तुमने H2O2 अगर लिख दिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये अलग कहानी है, इसका अलग रिएक्शन है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो और पानी बनाएगा तो कैसे होगा। तो पहले तो समझ लो कि हम कहीं भी यहाँ पे 2 लिख दिया या यहाँ से इसको हटा दिया, ये सब नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट डू दिस, ये जो है वो ऐसा ही रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। H2O जो है वो H2 ही रहेगा। हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं एक H2 नहीं होकर 2H2 है, दिस इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 वाटर का मॉलिक्यूल। अगर मैं 3H2O लिखूं दिस इज फाइन, क्योंकि इसका मतलब होता है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं 4H2O लिखूं दिस इज फाइन। तो एज लॉन्ग एज मॉलिक्यूल के सामने मैं कोई नंबर लिख दो दैट इज फाइन। इसमें हम ये भी देख लेते हैं एक बार क्विकली दैट यू अंडरस्टैंड कि 2H2O का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक और वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे 2। तो अगर मुझे किसने 2 वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया और मुझे पूछा कि बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो H2O में कितने थे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो दिस 2 multiplied by 2 will give me number of hydrogen atoms and 2 multiplied by 1 will give me number of oxygen atoms. This is plain simple counting, मैं सिर्फ काउंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे मुझे किसने बोला कि बताओ अगर मेरे पास 3H2 है, 3H2 का मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो सिंपल है, पहले देखो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आंसर है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अगर 3 एटम 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है और मेरे पास ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 हो जाएंगे। तो 6H एटम्स हो जाएंगे। सिमिलरली एक वाटर के मॉलिक्यूल में देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन, राइट। दिस इज नॉट 10, दिस इज 1 ऑक्सीजन एटम। और अगर मेरे पास ऐसे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स है और मुझे पूछा कि बता टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव मी 3, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। कितने लोग क्लियर हो इस बात पे कि अंदर नीचे सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं लगा सकते, वो मॉलिक्यूल चेंज कर देगा, यहाँ पे नहीं लगा सकते, मॉलिक्यूल चेंज कर देगा, और अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो रिमेंबर दिस, कभी भी अगर रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अलावा कहीं नंबर नहीं लगा सकते। यानी कि इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसी जगहों में नंबर नहीं लगा सकते, यानी कि मॉलिक्यूल को चेंज नहीं कर सकते, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक, वंस वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी। हम लोग 2 तरीके सीखेंगे, ठीक है। एक तरीका है सिंपल तुक्काबाजी मतलब गेस, ट्रायल एंड एरर। हम कोशिश करेंगे ट्राई करते करते कि हमारा काम बन जाए। जैसे यहाँ पे ट्राई कैसे कर सकते हैं, सुना ध्यान से। हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और हमारा दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 है। तो सोचो यहाँ का मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। तो एक सोच सकते हो कि मैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बदले आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लूं। दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम, which is not bad, but it is not a natural problem। हम लोग देखेंगे इसको भी किस तरह से यूज करते हैं। तो या तो मैं इधर आधा लगा लूं तो मेरा काम बन जाए, या फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो बेटर सोल्यूशन, क्योंकि अब मेरे पास अगर 2H2O है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है 2 हो जाएंगे, क्योंकि H2O में 1 ऑक्सीजन एटम था, दिस इज 1 ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो 2 ऑक्सीजन एटम हो गया। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम। बट अब इस 2 के करने से प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हाइड्रोजन एटम देखो तो फिर वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 4 हो गए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को भी बढ़ा देंगे, so 2H2 कर देंगे प्लस O2 gives 2H2O। Now if you calculate on the left hand side we have number of hydrogen atoms 4, 2 multiplied by 2 यानी कि 4। number of oxygen atoms on the left hand side or the reactant side is O2 multiplied by 1, that is 2। on the right hand side यहाँ पे देखो तो 2 multiplied by 2 यानी कि हाइड्रोजन एटम्स यहाँ भी 4 है, और 2 multiplied by 1 यानी कि ऑक्सीजन एटम्स यहाँ भी। now it is balanced। कितने लोग समझ पा रहे हो मैं काउंट कैसे कर रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स की। यहाँ पे 2 2 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल में मैंने कैसे काउंट कर लिया कि 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। एनीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट काउंटिंग, कि काउंटिंग कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आता। थोड़ा भी अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें अगर मैं समझ जाऊंगा तो फिर आगे चल के दिक्कत है। ठीक, चलो नेक्स्ट। We will do a lot of problems जहां पे हम लोग केमिकल इक्वेशंस का तुम्हें दे दूंगा और तुम उसको बैलेंस करोगे। बट फॉर नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बिफोर आई
get to those problems, let us also quickly see कि हम लोग second part जो बोल रहे थे कि how to make it more informative, how to make equations more informative, कैसे और थोड़ा informative बना सकते क्या क्या उसमें डाल, राइट। तो एक पार्ट हमारा हो गया है, ये हम समझ गए। मैंने ऐसे समझ गया, आई मीन प्रैक्टिस हो गया, ऐसा नहीं, बहुत सारा प्रैक्टिस करना बाकी है, हम लोग करेंगे। मैं दिखाऊंगा किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टाइप्स। बट अभी फिलहाल मैं इसमें फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, राइट, कि कैसे इसको इन्फॉर्मेटिव बनाए। सुनना ध्यान से, इन्फॉर्मेटिव बनाने में हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कुछ कंडीशंस है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाती हैं। पहला उसमें से है कि हम उसका फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। हमें पता है किसी भी चीज का फिजिकल स्टेट होता है या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री में एक और फिजिकल स्टेट, हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट अ फिजिकल स्टेट, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, राइट, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है पानी, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यानी कि पानी में मिलाया हुआ चीज एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। अब ये देख के तुम ये नहीं बता सकते हो कि जब रिएक्शन चल रहा था तो हाइड्रोजन सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था। ये देख के नहीं बता सकते हो कि ऑक्सीजन सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था। ये देख के ये नहीं बता सकते हो कि जो पानी बना वो किस फॉर्म में बना, क्या वो सॉलिड स्टेट में बना, क्या वो लिक्विड स्टेट में बना, क्या वो गैस स्टेट में बना। बाय जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशन यू कैन नॉट टेल, राइट। तो हम लोग उसी चीज को बताने के लिए ये चीज यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो उसके बगल में लिख देते हैं एस, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो उसके बगल में लिख देंगे एल, अगर कोई गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो उसके बगल में लिख देंगे जी। और अगर किसी का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा रहा है कि पानी में किसी को डाल के और उसको मिला के और फिर रिएक्ट करवाया जा रहा है तो उसको लिखते हैं ए क्यू। सिंपल चार बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लूं, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द बुक सो दैट व्हेन यू रिवाइज यू कैन सी दोस एग्जांपल्स। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जिंक जो है, जिंक reacts with zinc reacts with sulfuric acid H2SO4 to give zinc sulfate or hydrogen. Now if you look at this reaction, it is not very clear कि ये तो समझ में आ रहा है कि कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, बट वो लोग जब रिएक्ट कर रहे थे तो कौन सा क्या चीज स्टेट में था उन्हें नहीं पता। बट सोचो अगर मैं इसके बदले लिख दूं यहाँ पे ब्रैकेट में, छोटा सा ब्रैकेट में एस, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जिंक जो है उसके सॉलिड पार्टिकल्स लिए गए, राइट। जिंक जो था वो सॉलिड स्टेट में था जब वो रिएक्ट किया H2SO4 के साथ। सोचो अगर मैंने H2SO4 में यहाँ पे लिख दिया एक्वस AQ, इसका मतलब तुम ये समझ जाओगे कि एसिड को पहले पानी में मिलाया गया, राइट, डाइल्यूट किया गया। एसिड को लिया गया, पानी में मिलाया गया, डाइल्यूट किया गया, और उस डाइल्यूटेड एसिड में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े सॉलिड पार्टिकल डाले गए, राइट। सी हाउ इन्फॉर्मेटिव इट हैज बिकम जस्ट बाय एडिंग दीस टू थिंग्स। फिर जो बना, जैसे ये जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट, जो ये बना ये पानी के अंदर घुला हुआ ही मिलता है, तो इसको भी लिख देंगे AQ, यानी ये पानी के अंदर घुला हुआ मिला। इसके अंदर L नहीं लिख देंगे, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग L। L का मतलब अगर यहाँ पे मैं L लिख दूं, इसका मतलब जिंक सल्फेट खुद लिक्विड हो गया, तो जिंक सल्फेट लिक्विड नहीं हुआ, वो पानी के अंदर घुल गया था, इसलिए AQ। जैसे मैं शक्कर लूं, राइट, शक्कर लूं और पानी में मिला दूं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्कर जो है वो लिक्विड हो गया, वो सिंपल इसका मतलब है कि शक्कर जो है पानी में घुल चुका है, तो उसको कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह से ये हो गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और जो हाइड्रोजन निकलता है वो गैस के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी। Now see, by just adding this small little information, how informative it has become। अब मैं समझ सकता हूँ, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि किसी ने एक बीकर में
पहले थोड़ा सा एसिड लिया होगा, इनफैक्ट एसिड लेके पानी नहीं मिलाते, उल्टा करते हैं, तो पहले थोड़ा पानी लिया होगा। मान लो ये पानी लिया, एसिड में पानी नहीं मिलाता, पानी में एसिड मिलाता है, अदरवाइज इट कैन रिएक्ट वेरी विगरसली। फिर इसके अंदर हल्के हल्के ड्रॉप वाइज, राइट, ड्रॉप वाइज इसमें H2SO4 मिलाया होगा, ताकि ये H2SO4 का पानी का मिश्रण हो जाए, एक्वा सॉल्यूशन बन जाए। जब ऐसा कर लिया तो उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे जिंक के टुकड़े छोड़ दिए, जिंक के टुकड़े छोड़ दिए। फिर जब ये लोग रिएक्ट कर लिया, राइट, जब रिएक्शन हो गया तो जिंक सल्फेट जो पानी में घुला हुआ पाया गया, तो मान लो ये पानी में घुला हुआ जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन के बुलबुले निकले होंगे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकला होगा, तो हाइड्रोजन के ऐसे बुलबुले निकले होंगे, हाइड्रोजन निकल रहा होगा। दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। यू कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज द होल इक्वेशन, होल केमिकल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या कर सकते, व्हाट मोर इंफॉर्मेशन कैन वी गिव। आई विल कम टू मोर सच इक्वेशंस, बट अभी फिलहाल दूसरा लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया फिजिकल स्टेट, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में जनरली वी इंडिकेट हीट, या हीट चेंजेस, इंडिकेट हीट चेंजेस, राइट। तो इक्वेशंस में, सॉरी रिएक्शंस में दो तरह की बातें हो सकती है, या तो वो रिएक्शन हीट दे सकता है, या तो वो रिएक्शन हीट ले सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। जहां पे हीट दिया जाता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, लिख लेना इसको चाहिए तो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आई थिंक मैंने लिखवाया, बट फिर भी नहीं लिखवाया तो, those reactions in which heat is evolved, those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reactions, and those in which heat is, and those reactions in which heat is absorbed are called endothermic reactions. Endothermic reactions, I believe I have talked about this. तो या तो हीट लेगा या फिर हीट देगा। तो इस हीट लेने और देने को भी हमने एक तरीका बनाया हुआ है कि हम कैसे इसको दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हीट अगर निकलने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, लेट मी टेक एन एग्जांपल से, जब हम कोयला जलाते हैं, राइट, देन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन जो है, कोयला जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पे सॉलिड लिख दूं, और ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पे जी लिख दूं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में बनता है, तो यहाँ पे जी लिख दूं। तो पिछला वाला भी हमने कवर कर लिया। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि बहुत सारा हीट निकलता है, राइट, कोयला जलाते तो बहुत सारा हीट निकलता है। अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं कि प्लस हीट। सो दिस प्लस हीट इज गोइंग टू टेल मी कि इसके साथ साथ हीट भी निकला, राइट। इफ आई टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल लाइक से मीथेन, मीथेन एक गैस है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनाता है पानी, वाटर। but most importantly for this example, it also creates a lot of heat. Now again this equation is not balanced, ऊपर वाला बैलेंस था, ऊपर वाला देखो तो यहाँ पे एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो बैलेंस्ड है। नीचे वाला बैलेंस नहीं है। Let's quickly take some time to balance this now that we know what is the meaning of balance. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन एटम कितने, एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So on the reactant side there is a carbon atom, there is hydrogen atom, there is oxygen atom. ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट साइड देखा जाए और प्रोडक्ट साइड देखा जाए,
तो रिएक्टेंट साइड में देखो तो कार्बन जो है वो एक कार्बन यहाँ पे बस इतना ही है, तो एक कार्बन हो गया। और प्रोडक्ट साइड में देखो तो भी एक कार्बन ही है, यहाँ भी एक कार्बन ही है, तो यहाँ भी एक हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है, CH4, यहाँ पे 4 हो गया। और रिएक्टेंट साइड में देखो, सॉरी प्रोडक्ट साइड में देखो तो यहाँ पे H2O ही है, एक ही है, मतलब एक ही वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 हाइड्रोजन हो गए वहां से। If you look at oxygen, there are 2 atoms of oxygen here, ये हो गए 2। और यहाँ पे देखो तो 2 यहाँ पे है और एक यहाँ भी है, तो 3 हो गया। सो क्लियरली द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। लेट्स स्टार्ट विथ से हाइड्रोजन। किसी को भी पहले ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी पहले ले सकते हो, ठीक है। सो मैं जनरली जो अकेला रहता है उसको लास्ट में करता हूँ, क्योंकि वो आसान होता है करना। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला खड़ा हुआ है तो मैं उसको बाद में करूंगा। दिस इज द लोन मॉलिक्यूल, इसको लास्ट में करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 4 है, राइट, और इधर 2 है, और दोनों एक ही जगह पे, तो ये 4 और ये 2। अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे सिंपल यहाँ पे 2 ले लूं। अब जैसे 2 ले लिया तो इधर वाला 4 4 ही रहा, और इधर वाला 2 4 बन गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स रिकैलकुलेट ऑक्सीजन। कार्बन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो कार्बन कार्बन ही रहा, बट ऑक्सीजन रिकैलकुलेट करते हैं। देखो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही है, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, यहाँ से 2 है, और यहाँ पे पहला 1 था, बट अब 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से भी 2 आएंगे, तो टोटल 4 हो जाएगा, 2 + 2। तो दिस 3 हैज नाउ ऑलरेडी बिकम 4, ये ऑलरेडी 4 हो चुका। तो मुझे इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करना आसान है, कि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और इधर 4 है, तो मैं इस 2 को 4 बना दूं, यानी कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। अब इधर भी 4, इधर भी 4। नाउ इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वाज नॉट टू शो यू हाउ टू बैलेंस, बैलेंसिंग का हम लोग और भी काम करेंगे, बट इसमें मेन था कि अगर मैं इसके साथ साथ अगर मुझे दिखाना है कि इन रिएक्शन के साथ साथ गर्मी निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो मुझे प्लस हीट लिखना पड़ेगा। प्लस हीट विल टेल मी दैट देयर इज समथिंग मोर हैपनिंग, सम एनर्जी कमिंग आउट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एंडोथर्मी। जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे जहां पे हीट अब्सॉर्ब होता है, राइट, यानी कि हीट दोगे तब जाके होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर लूं कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में रहता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो बनता है वो भी गैस के फॉर्म में बनता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट अगर तुम सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे, मतलब ऐसे नॉर्मली, तो नहीं करेगा। जैसे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दे डोंट रिएक्ट एंड बिकम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दैट इज बिकॉज दे नीड an additional amount of heat to be provided, and then they will react to give nitrogen oxide. तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में इक्वेशन में लिख देते हैं कि उसके साथ साथ हीट भी देना पड़ेगा। नाउ अगेन दिस इज नॉट बैलेंस्ड, तो बैलेंस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है, राइट, 2 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन भी 2 है। लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन एक ही है और ऑक्सीजन भी एक ही है, तो काम एकदम आसान है कि यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, कहानी खत्म। So this is a balanced equation as well as informative. तो इन्फॉर्मेशन 2 तरह से दिया गया, हीट के इन्फॉर्मेशन 2 तरह से दी गई है। अगर हीट निकल रहा है तो प्रोडक्ट साइड में हीट दिखा दो, यहाँ पे प्लस हीट लिख देंगे, और अगर हीट दिया जा रहा है तो यहाँ पे हीट दिखा देंगे, जैसे इस केस में हमने दिया लिखा, ठीक है। ये हो गया हीट की कहानी। तो पहला हमने देख लिया फिजिकल स्टेट, पहला हो गया फिजिकल स्टेट दिखाते हैं, दूसरा दिखाता है इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। तीसरा इसमें है, तीसरा चीज जो हम दिखाएंगे वो है कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। conditions under which
the reactions take place. और क्या क्या कंडीशन थे और क्या क्या तुमने किया और क्या क्या तुमने दिया उस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो एक और रिएक्शन में लेता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे एक कंपाउंड होता है पोटेशियम क्लोरेट, राइट। इफ यू रिमेंबर the positive and the negative radicals, then potassium chlorate can be written as KClO3. This is the chemical formula for potassium chlorate. ठीक है। अगर इस पोटेशियम क्लोरेट को मैं हीट करूं, राइट, और हीट करने के टाइम पे मैं थोड़ा सा उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दूं, सॉरी मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड, तो क्या होता है, ये पोटेशियम क्लोराइड जो है वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, राइट। तो हमारा रिएक्शन ऐसा है, रिएक्शन है कि पोटेशियम क्लोरेट when heated in the presence of manganese oxide, gives potassium chloride along with oxygen. Now if you look at the statement जहां पे मैंने लिखा, जहां पे मैंने बोला कि इज हीटेड along with मैंगनीज ऑक्साइड, तो मैंगनीज ऑक्साइड ने इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में कहीं पे मैंगनीज नहीं है, राइट। तो मैंगनीज जो है उससे रिएक्ट नहीं करता। मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मूला था MnO2, ये कहीं रिएक्ट नहीं करता, राइट। जो रिएक्ट नहीं करता लेकिन रिएक्शन होने में मदद करता है, ऐसी चीजों को कहते हैं कैटलिस्ट। तो लिख लो एक सेंटेंस कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट आर दोज substances catalysts are those substances which help in a chemical reaction without chemically participating in it, is called a catalyst. Is called a catalyst. ना कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन को फास्ट बना सकता है, स्लो बना सकता है, करवा सकता है, वो अलग अलग बातें हम लोग देखेंगे व्हेन वी लुक एट कैटलिस्ट इन डिटेल्स। राइट नाउ द पॉइंट इज हाउ डू वी शो कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कैसे दिखाएं उसको। तो उसको दिखाने का तरीका सिंपल है कि हम ये जो एरो है, ठीक है, इस एरो को यूज करते हैं। जैसे इस केस में मान लो हमने इसको हीट दिया हुआ है, तो हम दिखाएंगे कि हीट जो है उसको ट्राइंगल से भी दिखाते हैं। तो पहला हो गया हीट दिया, ये ट्राइंगल क्या बताएगा कि हमने इस पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया, और क्योंकि हमने मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे MnO2। ये दिखा रहा है कि MnO2 केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये ना तो रिएक्टेंट साइड में ना प्रोडक्ट साइड में, राइट। जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो भी मैंगनीज ऑक्साइड वैसा का वैसा बचा हुआ रहेगा, बट उसको हेल्प करता है करने, वो नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। Right? So very interesting thing, it doesn't participate, but वो नहीं होता तो होता भी नहीं, right? If you want to visualize this, although I'm going to make a very crude and raw example, जिससे केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, बट सोचो कि जैसे मान लो एक कोई बंदा है A, राइट, वो यहाँ पे खड़ा है, और एक बंदा है B, वो यहाँ पे खड़ा है, राइट। ये दोनों यहाँ पे अगल बगल खड़े थे, इनका कोई दिक्कत नहीं था, सब ठीक ठाक था। अब A के साथ कोई और था,
और सी ने आके ए को भड़काना शुरू किया कि क्या यार देखो अभी तुम्हारे इतना नजदीक खड़ा है, तुम उसको बोल क्यों नहीं सकते कि थोड़ा दूर हट जाए, राइट, भड़काना शुरू किया। और भड़काते भड़काते इतना भड़का दिया, मान लो यहाँ से भी उसको इसको भी भड़का रहा था, बी को भी, तो भड़काते भड़काते इतना भड़का दिया कि ये और भी लड़ने लगे। और जब ये लोग दोनों लड़ने लगे, ये आराम से अपने बैठ के देख रहा था, राइट। दिस इज व्हाट कैटलिस्ट इज डूइंग। कैटलिस्ट का काम है भड़काना। बट जब लड़ाई शुरू हो गया, तो फिर वो चुपचाप बैठ के दूर से देखता है कि अब मेरा कोई काम नहीं, अब मेरा काम मैंने कर दिया, मैं बैठ के देख रहा हूँ, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कैटलिस्ट, दैट इज व्हाट अ कैटलिस्ट आल्सो डूइंग। कैटलिस्ट का जो काम है वो है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करवा देना, और या तो उसको स्पीड अप करवा देना, या तो उसको स्लो डाउन करवा देना। स्लो डाउन भी करवाता है, देयर आर नेगेटिव कैटलिस्ट एज वेल। तो दोनों तरफ से काम हो सकता है, दो तरफ से चीजें बन सकती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे था कैटलिस्ट है, राइट, तो यहाँ पे हमने दो इन्फॉर्मेशन दिया, ये बता रहा है हीट और ये बता रहा है कैटलिस्ट। नाउ देयर आर सम रिएक्शंस जहाँ पे और भी चीजें होती है, राइट। जैसे मान लो देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड मिथेनॉल, राइट। मोस्ट ऑफ द अल्कोहल जो बनता है उसमें मिथेनॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो मिथेनॉल बनाने का तरीका होता है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसा कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, reacts with hydrogen, then it gives methanol, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। पिछला वाला भी हमने बैलेंस नहीं किया, इसको भी थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। कि मैं कैसे कर रहा हूँ हम लोग जब बैलेंसिंग करेंगे तो समझ लेंगे, बट फिलहाल तुम्हारे कॉपी में बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली इफ यू बैलेंस दिस, there is one carbon here, one carbon on this side, there is one oxygen और 4 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो इधर 2 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया, राइट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं मिथेनॉल, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। You will study more about these type of compounds in carbon and compounds। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, राइट। बट हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं, चलो मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और जब ये बनता है तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो हमने ये भी ऐड कर दिया ना। जब ये रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे इसका जो कैटलिस्ट होता है, राइट, इट्स कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैटलिस्ट जो है वो है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि CrO3, इन दोनों का मिक्सचर। तो एरो के नीचे हमने लिख दिया जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम। जो जिंक एरो के नीचे जो भी लिखोगे वो विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसके अलावा ये तब रिएक्ट करेगा, राइट, ये रिएक्ट अभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, इतना भी कर दो तो रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी चीजें जिसको चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम करेगा, ये रिएक्शन होगा। बट सिर्फ 300 डिग्री तो उससे भी काम नहीं होगा, इसके साथ साथ उसको हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, राइट। क्लास 9th में अगर देखो तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, बट प्रेशर का जो यूनिट होता है ATM, एटमॉस्फेयर्स। तो इट रिक्वायर्स 300, ऐसा दिखा देगा, इट रिक्वायर्स 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, एंड यहाँ पे कॉमा या सेमीकोलन कुछ तो डाल के, एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा कुछ इस एरो के ऊपर लिख दिया। तो अब देखो ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने लगा है। ये बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैसियस फॉर्म में ले
और हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में हो, तो इन दोनों को अगर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट अगर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करवाया जाए तो मिथेनॉल बनता है, और जो मिथेनॉल बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इतना सारा इंफॉर्मेशन इससे मिला, राइट। सिमिलरली देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन बायोलॉजी। अगर तुम बायोलॉजी में देखो तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। फोटोसिंथेसिस करने में क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है और वो रिएक्ट करता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर H2O के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दोनों रिएक्ट करके, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है ग्लूकोज, राइट। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि एक्वस फॉर्म में बनता है, यानी कि पानी में घुला हुआ बनता है। और इसके साथ साथ बनता है ऑक्सीजन, जो हमारे काम में आता है। अगेन दिस इज इन गैसियस फॉर्म, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, reacts with water to give glucose along with oxygen. But we all know that this reaction will not happen unless there are two important uh, factors, catalysts. तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है पहला क्लोरोफिल, राइट। प्लांट में लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है, दैट ग्रीन कलर इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। मुझे लग रहा है मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। बट अगर सिर्फ क्लोरोफिल हुआ तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो हमेशा रहता है प्लांट के पास। along with that it also requires sunlight, so only in the presence of sunlight. So now you see this reaction is very very informative. अब मुझे समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, उसको पानी के साथ मिलाया गया जो कि लिक्विड फॉर्म में था, और बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बट बनने के लिए दो चीजें जरूरी थी, एक था क्लोरोफिल और दूसरा था सनलाइट। इतना कुछ होगा तो हमें ये मिलेगा। क्लियर? सो दीस थ्री आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैड टू टेल यू। एक फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है या एक्वस है। आई होप एक्वस मतलब सब लोग समझ रहे हो। एक्वस का मतलब है पानी में घुला हुआ। दूसरा है इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, कि हीट निकला या हीट लिया, इसको हम लोग प्लस हीट करके दिखा देते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट है तो इसका मतलब हीट ले रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रहा है। एंड लास्टली, क्या कंडीशंस में रिएक्शंस हो रहे हैं। मैंने ऐसे कंडीशंस तो उसमें कैटलिस्ट आता है, हीट भी देते हैं, टेम्परेचर का भी जिक्र होता है, प्रेशर का भी जिक्र होता है, कोई और फैक्टर है जैसे सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो उनका भी जिक्र होता है। ठीक है। तो अब सुनना समरी फॉर्म में कि हमें अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। व्हाट आर द स्टेप्स, राइट? व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें जो दे दिया जाएगा वो दिया जाएगा वर्ड फॉर्म में, राइट? इनफैक्ट इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, इंग्लिश स्टेटमेंट। एंड दिस इज वेयर वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। तो इंग्लिश स्टेटमेंट में एक केमिकल रिएक्शन तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, you will have to write down the chemical reaction in the form of word equation. Write chemical reaction in the format of or form of word equation. जिसमें लेफ्ट साइड में होगा रिएक्टेंट्स और राइट साइड में होगा प्रोडक्ट्स। एक बार जब हमने उसको
वर्ड इक्वेशन में लिख लिया, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे बाय पुटिंग द सिंबल्स, पुट द सिंबल्स, स्टेप नंबर 2 हो गया, पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिख देना होगा, पुट द सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल या केमिकल फॉर्मूला उसके सामने लिख दो। तीसरा इज बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। ना बैलेंस द इक्वेशन इज नॉट अ सिंपल स्टेप, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट दैट इज वन ऑफ द स्टेप्स, ठीक है। एंड फाइनली फोर्थ, मेक द रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तीन चीजें, क्या क्या? एक, अगर तुम्हारे पास स्टेट्स है तो स्टेट्स लिख दो। दूसरा, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर रिलेटेड बातें, टेम्परेचर चेंजेस, तो वो लिख दो। और तीसरा, अगर तुम्हारे अदर कंडीशंस पता है, कैटलिस्ट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, तो वो भी लिख दो। टेम्परेचर चेंजेस, और यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे हीट चेंजेस, दिस इज हीट चेंजेस। ठीक है। तो यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। सो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री वी आर सिंपली गोइंग टू डू दीज 4 स्टेप्स अगेन एंड अगेन, ताकि तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिखने में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने में बिल्कुल महारत हासिल हो जाए। ठीक, रेडी हो? लेट्स टेक a couple of examples today and then maybe continue next. देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, write a balanced equation, write a balanced equation for the following reaction. और रिएक्शन दिया हुआ ये, मीथेन burns in oxygen to form carbon dioxide and water. ठीक है, दिस इज व्हाट विल बी गिवन। चलो लेट्स सॉल्व। हाउ टू सॉल्व, ये 4 चीजें, ये जो हमने 4 चीजें लिखी है करेंगे। तो सबसे पहला बोलता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन विथ लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है मीथेन और ऑक्सीजन, क्योंकि यही बर्न हो रहा है। और टू फॉर्म का मतलब हो गया बाकी जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो लेट्स राइट द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब हम लोग फॉर्मूला नहीं डालेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। तो मीथेन होता है METHAN, मीथेन, बर्न्स इन ऑक्सीजन, बर्न्स इन मतलब सिर्फ ऐड हो रहा है, राइट, दिस इज रिएक्टिंग, ऐड विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड and water, and so you can see मैंने यहाँ पे कोई भी केमिकल फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा है। यानी कि उसने जो बोला था वही कर रहा हूँ, बट सिर्फ मैंने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को अलग अलग कर दिया और दिखा रहा हूँ कि कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। मीथेन रिएक्ट्स विथ और बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक बार ये हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 1, वी हैव डन स्टेप नंबर 1, ये देखो ये वाला काम हो गया। दूसरा बोल रहा है कि पुट द सिंबल्स एंड एलिमेंट, सॉरी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट।
तो मीथेन मीथेन का सिंबल होता है CH4। ये कैसे पता चलेगा? तो दो चीजें, एक तो यार कार्बन एंड कंपाउंड सीखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, ये कौन है, इसका नाम ऐसा क्यों है। राइट नाउ CH4 का मतलब एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, कुछ कार्बन ऐसा होता है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़े होते हैं। प्लस ऑक्सीजन जो है याद रखना हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो O2 रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें कहा गया था कि पुट द सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। तो अब ये सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला के टर्म्स में आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए फिलहाल क्योंकि हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, हम ये टेबल बनाएंगे। आगे चल के तुम्हें ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सॉल्विंग। तो टेबल में क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कौन से एटम्स है। देखो यहाँ पे क्या क्या एटम है, यहाँ पे एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, राइट। तो ये तुम लिख लेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इसमें एक लिख लिया रिएक्टेंट साइड, दूसरा लिख लिया प्रोडक्ट साइड। कितने कितने, चलो गिनना शुरू करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में CH4 यानी कि एक कार्बन है, तो कार्बन में लिख लिया 1। H4 है तो हाइड्रोजन में लिख लिया 4 और O2 है तो लिख लिया 2। ये तो नहीं है। प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन ये वाला और कहीं कार्बन नहीं है, तो ये 1 हो गया। अगर हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 2 है, बस इतना ही है, तो ये 2 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 3। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। अगर सारे के सारे सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्बन एटम इधर भी 1 इधर भी 1, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी सेम होता तो बैलेंस होता। बट क्लियरली अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल एंड दीज आर आल्सो नॉट इक्वल। तो हमें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक ये दोनों भी इक्वल ना हो जाए। इसको चेंज करने में हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी चेंज हो जाए, बट जब फाइनल फिगर बनेगा, जब फाइनल इक्वेशन बनेगा, तो उसमें फिर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम सारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ ताकि अगर मुझे काटना पड़े तो मैं यहाँ पे काट सकूँ। 1 4 2 एंड इधर 1 2 3। Now you can start with any, as I said, generally अगर कोई खाली पड़ा हुआ है, कोई अकेला है, तो उसको लास्ट करेंगे ताकि काम आसान हो जाए। तो कार्बन कार्बन सेट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन अकेला है, तो मैं इसको लास्ट में करना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन को करेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 2। इसको ठीक करने का तरीका क्लियरली, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूं, यहाँ पे अगर 2 कर दूं तो हाइड्रोजन सेट हो जाएगा। No. No. यहाँ पे 2 कर दिया ना। 2 करते ही क्या क्या चेंजेस हुआ देखो। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो इसको काट के मैंने 4 कर दिया तो 4 हो गया। बट इसके साथ साथ एक और चेंज हुआ, ये ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन भी अब 2 हो गए। तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे अगर मैं 3 के जगह पे मैं ऐसा लिखता हूँ 2 + 1 लिखता हूँ, राइट। 2 यहाँ वाला और 1 यहाँ वाला पहले था। अब ये जो 1 था, ये 1 भी अब चेंज हो गया, अब ये 2 + 2 हो चुका है। तो अब ये 1 की जगह पे 2 हो चुका है, यानी कि टोटल जो है 4 है। नाउ यू कैन सी आफ्टर दिस स्टेप कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन जो है अब डिसबैलेंस्ड है, 2 है और यहाँ पे 4 है।
बट मेरा फायदा भी है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 था और मुझे 4 चाहिए, तो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डाल दूं तो ये जो 2 है ये 2 × 2 4 हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। अब अगर ध्यान से तुम देखो गिनो तो यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो सारे मैच कर गए तो बैलेंस हो गए। ठीक है ना, हमें और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है राइट क्वेश्चन में, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कुछ और भी दिया होता तो हम फिर उसको उसी तरह से अपडेट करते। सो विल डू वन मोर एंड सी कि अगर वैसा इंफॉर्मेशन दिया हो तो किस तरह से उसको कर सकते हैं। कितने लोग बैलेंसिंग वाला पार्ट समझते हो कि अच्छा ये बैलेंसिंग, हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई यूज दिस टेबल। ठीक है, तो मैं सिर्फ फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस लिख देता हूँ कि ये जनरली गैसियस फॉर्म में होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, ना डिपेंड करता है कि अब जो H2O बना है राइट, H2O डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे हुआ है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अदर कंडीशंस। अगर गैसियस कंडीशन में ही हुआ है तो गैस बनता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर हो गया मान लो तो गैसियस फॉर्म में ही बनेगा, वाटर वेपर बनता है। और अगर लिक्विड में बनता तो फिर लिक्विड बनता। तो हम ये मान के चल रहे कि इस केस में एटमॉस्फेयर में ही हुआ है। ठीक है, चलो आई डू वन मोर फॉर द डे एंड देन विल स्टॉप। लिखो दूसरा सवाल। Convey the following information in the form of a balanced equation. Convey the following information in the form of a balanced chemical equation. और इंफॉर्मेशन है on adding an aqueous solution of sodium hydroxide on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate comma copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in solution. ठीक है, सवाल को पढ़ो, समझने की कोशिश करो एंड सी इफ यू कैन कम अप विद द वर्ड इक्वेशन एटलीस्ट। चलो आई होप एटलीस्ट वर्ड इक्वेशन लिखे, पहले वर्ड इक्वेशन मैच करते हैं। सुनना सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट्स मैच द वर्ड इक्वेशन। क्या बोल रहा है? ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें एक्वस का भी फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता करना है कि कौन कौन रिएक्ट करता है। तो पहला रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट राइट। तो मैं लिखूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, so sodium hydroxide plus copper sulfate gives right, on adding this is
कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, यानी कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, राइट, प्रेसिपिटेट हुआ बाद में देख लेंगे, बट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड along with, और क्या बना, एंड सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट। So this should be our first line कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ये पूरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, राइट। इसमें देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया बाकी कि एक्वस सॉल्यूशन है कि गैस बना, सॉलिड है, क्या है, वो सब बात की बात है। पहले हम लोग बेसिक जो स्केलेटन इक्वेशन है वो तो लिख लेते हैं। नाउ वी शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो यहीं पे आता है हमारा कि कितना तुम इस टेबल से या इस डेटा से कितना काम कर चुके हो। So if you have done things at your end, then you should know that sodium hydroxide can be written as NaOH. NaOH, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। कैसे पता? क्योंकि अगर इस टेबल को देखोगे तो कहीं पे सोडियम होगा, कहीं पे हाइड्रोक्साइड होगा। जैसे लुक एट इट केयरफुली, ये हो गया सोडियम जिसमें प्लस है, उसी तरह से यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्साइड, इसमें एक माइनस है। तो सोडियम का प्लस था और हाइड्रोक्साइड का माइनस था, तो दिस इज लाइक 1 प्लस एंड 1 माइनस, एंड वी नो कि ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाता है, तो सोडियम 1 एंड हाइड्रोक्साइड 1 हो जाएगा, बट 1 1 नहीं लिखते इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, राइट। बाय नाउ यू शुड बी नोइंग दिस, हम लोग पहला क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा है, समझा है। So that gives you sodium hydroxide added with copper sulfate। तो फिर से वहां पे जाओगे कॉपर तो दिखेगा वहां पे कॉपर, आई एम श्योर इफ यू टर्न योर पेजेस यू विल सी दैट कॉपर इज Cu2 प्लस, और सल्फेट जो होता है वो होता है SO4 2 माइनस। तो मैं क्या सिखाया गया पहले कि पहले तो ये प्लस और माइनस भूल जाओ, ये प्लस और माइनस भूल जाओ, 2 2 लिख दो, फिर देखो कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तो बिल्कुल कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Cu1 SO4 1, SO4 1, बट 1 हम नहीं लिखते तो इसलिए Cu SO4, बट अगर सिर्फ SO4 है तो ब्रैकेट भी नहीं लगाते, तो इसलिए Cu SO4, ये फाइनल हो गया, फाइनल रिएक्शन इज, फाइनल प्रोडक्ट इज Cu SO4। If you don't know what I am doing here, please go ahead and see video number 1, recording number 1, सब कुछ वहां पे मेंशन है, ठीक है। बट आई बिलीव कि तुम लोग ऑलरेडी मुझे काम करके भेजो तो जेन्युइनली जानते हो कैसे होता है। विल गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड, फिर से अगर मैं करूँ कॉपर हाइड्रोक्साइड तो Cu2 प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, तो मैं OH माइनस की जगह पे इसको 1 माइनस भी लिख सकता हूँ, मैं माइनस और प्लस साइन हटा देता हूँ फिर क्रॉस कर देंगे तो ये 2 चला जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ और 1 चला जाएगा कॉपर के साथ, ये बनेगा Cu1 और हाइड्रोक्साइड के साथ 2, बट 1 हम नहीं लिखते हैं तो CuOH2, ये ब्रैकेट अभी जरूरी है क्योंकि OH के साथ 2 है, राइट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम C, अगर मैंने ऐसा कुछ, हालांकि होता नहीं है, बट ये और ये अलग अलग बातें, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस सेज कि जो 2 है वो पूरे OH के साथ है, यानी कि 2 OH का रेडिकल है। इसका मतलब होता कि अगर ये होता तो इसका मतलब होता कि एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन। सो हमारा फॉर्मूला है CuOH2। So this is copper hydroxide along with sodium sulfate। तो फिर से वही कहानी, सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम है Na प्लस तो Na1 प्लस लिख दूंगा, सल्फेट है SO4 2 माइनस, तो माइनस और प्लस भूल जाएंगे और फिर इनको क्रॉस कर देंगे, तो 1 चला जाएगा SO4 के साथ और 2 चला जाएगा सोडियम के साथ, तो हो जाएगा Na2 और SO4 1, तो क्योंकि SO4 के साथ 1 है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक, तो ये बन गया हमारा अनबैलेंस इक्वेशन। अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया। अब बैलेंस करने के लिए हम फिर से जाएंगे हमारे उस टेबल पे, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमने क्या क्या किया था, हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या एटम्स है। तो देखो सबसे पहला एटम यहाँ पे कौन है, सोडियम, तो यहाँ पे लिख लिया सोडियम, नंबर ऑफ
सोडियम एटम्स। फिर अगला है ऑक्सीजन, तो लिख लिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिर अगला है हाइड्रोजन, तो लिख लिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर अगला है कॉपर, तो लिख लिया नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। फिर अगला है सल्फर, तो लिख लिया नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। फिर अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों साइड में काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो सेम टेबल बना लिया, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस इज द प्रोडक्ट साइड। अब देखना मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा फायदा करेगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। देखो सोडियम कहाँ कहाँ है, सोडियम एक ही जगह पे, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और एक ही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, राइट, सोडियम हो गया 1। फिर ऑक्सीजन कहाँ का है, ऑक्सीजन है यहाँ पे एक और यहाँ पे 4, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे 1 + 4, देखोगे ये फायदा करेगा, ठीक है, 1 + 4 = 5। यू विल सी दिस विल बी हेल्पफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, ध्यान दो, इधर नया चीज बता रहा हूँ। सबका अलग अलग लिख रहा हूँ। फिर देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे, हाइड्रोजन एक ही जगह पे, यहीं पे, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पे लिख दिया 1। फिर आ गया कॉपर पे, कॉपर कितना है, कॉपर भी यहाँ पे एक ही है, तो कॉपर का लिख दिया 1। फिर सल्फर पे आया, सल्फर कितना है, सल्फर भी है 1। फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन है 4, बट हम लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके थे, हमारा काम हो गया। तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम ऐसा था जो दोनों में था, बाकी सारा इंडिविजुअल था, जैसे सोडियम सिर्फ इसमें है, राइट, हाइड्रोजन भी सिर्फ इसी में, कॉपर सिर्फ इसमें, सल्फर सिर्फ इसमें, बट ऑक्सीजन दो जगह पे, तो ऑक्सीजन दो जगह पे, तो हमने उसको दो जगह पे ही लिखा, 1 + 4 लिखा, एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, एंड यू विल सी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प। प्रोडक्ट साइड में भी यही कर लेते हैं। प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ पे कॉपर है, इधर कॉपर नहीं है, तो एक ही जगह पे कॉपर है और एक ही कॉपर है, तो लिख लिया 1, तो कॉपर इज 1, कॉपर 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 कॉपर, यहाँ कॉपर इज 1। देन सोडियम सिर्फ इधर है और 2 है, तो सोडियम में लिख लिया 2। देन इफ यू लुक एट सल्फर, सल्फर सिर्फ यहाँ पे और एक ही है, तो सल्फर लिख लिया 1। बट इफ यू लुक एट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ में, सॉरी, इफ यू लुक एट हाइड्रोजन तो एक ही तरफ है, हाइड्रोजन है ये H और यहाँ पे 2 है, तो OH2 मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2। बट इफ यू लुक एट ऑक्सीजन तो दोनों तरफ है, राइट, यहाँ पे भी 2 है, ये एक और ये दूसरा इसमें, राइट, दैट इज व्हाट इट मींस। OH2 का मतलब ही है कि OH 2 बार है, Cu के साथ 2 OH है, एक OH एक के साथ, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गया। और इधर भी है, इधर भी 4 है, तो यहाँ पे देखो तो ये हो गया 2 + 4 = 6। अगला नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू बैलेंस, राइट, तो बैलेंसिंग वहां से शुरू करेंगे जो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। तो जनरली बैलेंसिंग तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट वी विल सजेस्ट इज कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में देखेंगे। लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, राइट, एज लास्ट रिजल्ट विल बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये कोई जरूरी नहीं है, इससे तुम्हारा काम सिर्फ आसान होगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, करना ही ऐसे, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। सुना ध्यान से, तो सबसे पहले बोला गया मेटल, यहाँ पे देखो तो सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है। तो किसी को भी उठा लो और शुरू कर दो। तो देखो कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कॉपर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। सोडियम को देखते हैं, सोडियम में इधर एक 1 है इधर 2 है, राइट, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो सोडियम अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सो यू कैन सी यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो मैंने बोला है कि करने का तरीका है ये लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लगाओ, तो 2 करना है तो इसको 2 कर देंगे, इसको 2 कर ना, जैसे इसको 2 किया
तो कुछ कुछ चेंजेस हुआ, उन चेंजेस को नोट करेंगे। सबसे पहला चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे सोडियम 1 की जगह पे 2 हो चुका है, फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज, यहाँ वाला जो ऑक्सीजन था जो 1 था अब 2 हो चुका है। तो सुनना ध्यान से, ये 1 को काट के 2 कर देंगे, और क्योंकि अब 2 + 4 हो चुका है तो इस 5 को काट के 6 कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का चेंज कर लिया। अब देखो हाइड्रोजन भी चेंज हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले 1 था अब 2 हो गया, तो ये 1 को काट के 2 कर लिए। नाउ वी विल लुक एट द न्यू नंबर्स। तो न्यू नंबर के हिसाब से देखो, सोडियम एटम जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कॉपर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सल्फर तो बैलेंस था ही, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया खुद से ही, और किस्मत देखो हमारी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, which means we don't have to do anything further. Our equation is balanced. You can count it and you can see कि हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे अगर लिखोगे, स्प्लिट करके ऐसा लिखोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी डू मोर सच प्रॉब्लम्स यू विल सी कि अगर इस तरह से ट्रैक करोगे इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुआ, दिस इज अभी तक बैलेंस किए हैं, राइट। अब बैलेंस हो चुका है, ये क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है यहाँ पर। तो बट इसके साथ साथ हमें और भी कुछ बोला था, उसको भी कर लेते हैं। हमें बोला था कि ऑन एडिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो एक्वस था, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्यू, राइट। और फिर बोला है कि एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि ये कॉपर सल्फेट भी एक्वस था, तो कॉपर सल्फेट के सामने भी एक्यू लिख लेंगे। फिर बोला है कि कॉपर सल्फेट, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना वो प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेट होने का मतलब है सॉलिड बन के निकल गया, राइट। सो यू कैन आइदर राइट एस हियर और यू कैन आल्सो राइट पीपीटी, राइट। या तो यहाँ पे एस लिख दो ऐसा, ये भी चलेगा, और चाहिए तो यहाँ पे पीपीटी भी लिख दो, यानी कि प्रेसिपिटेट बन गया। दोनों ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडेड विथ, एंड फाइनली जो सोडियम सल्फेट बना वो सॉल्यूशन में, यानी कि ये एक्वस है। सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में, पानी में अभी भी, तो ये एक्वस है। अब जितना चीज दिया हुआ था वो सारा चीज हमने लिख लिया। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in the aqueous solution reacts with 1 molecule of copper sulfate in the aqueous solution to give sodium sulfate aqueous solution along with copper hydroxide which comes as precipitate, which comes out as precipitate। तो हमारा पूरा का पूरा जो इंग्लिश स्टेटमेंट था वो अब केमिस्ट्री के स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड।